Yo. तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस स्टार्ट किया था कल हमने, उसी को कंटिन्यू करना है। उसके पैचेस में अगर बात करें तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहली शुरुआत हमने एक यूज केस के साथ की थी। उस यूज केस में कहा गया था कि देयर इज अ कैंडी मेकिंग मशीन, वो चॉकलेट बार्स बनाती है और एवरेज 5 ग्राम उसका वेट रहता है। फाइन। देन आफ्टर मेंटेनेंस सडनली अ वर्कर क्लेम्स दैट कि वो जो एवरेज वेट है वो 5 ग्राम नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्लेम है उसकी जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना को हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की कैटेगरी में डालना है। एंड फॉर डूइंग दिस वी वर हैविंग अ स्पेसिफिक अप्रोच, कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। उन स्टेप्स को एक एक करके फिर आगे चल के डिस्कस भी किया है। पहली स्टेप पे हमने कहा था कि किसी भी इस तरह के क्लेम में या इन्वेस्टिगेशन में या हाइपोथेसिस के क्वेश्चन में हमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ड्राफ्ट करनी होती है। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि अल्टरनेट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अल्टरनेट इज दैट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस ड्राफ्टिंग जिसको आप असेस कर रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसीलिए उसका एक बार अल्टरनेट बन जाए तो उसका जो उल्टा होता है वो जो है वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। और हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स में फिर नल अल्टरनेट में से कोई एक एक्सेप्ट होता है और कोई दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। एट दी दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। फिर हमने सीखा था कि टाइप 1 टाइप 2 एरर्स जो है वो क्या है, राइट? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गई है बट उसे रिजेक्ट होना चाहिए था, इस बात के चांसेस कितने हैं उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल रहे थे, जो कि टाइप 1 एरर को रिप्रेजेंट करता है। फाइन। और वो क्वेश्चन में यूजुअली दिया जाता है, मैंने कहा था कि 5% अमूमन जो है काउंट रहेगा जिसके आसपास में आप बात करते हुए चले। फिर हमने एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन की बात करी थी। मैंने कहा था कि ये जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का जी टेस्ट है जिस पर हमने कल बात की थी, दिस इज एप्लीकेबल ओवर दोस डेटा सेट्स और पॉपुलेशंस वेयर द डेटा इज सिमेट्रिक और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? अब वो सिमेट्रिक पॉपुलेशन में भी आप क्या करते थे, सबसे पहले 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया होता था तो आप 2.5% के दोनों टेल्स पे रीजन्स बना दोगे, राइट? 2.5% ऑन ईच साइड। और अगर स्केल ऑफ 1 पे अगर बात करें, स्केल ऑफ 100 पे बात ना करें, तो 0.025 ऑन ईच टेल आप शेड कर दे रहे थे पोर्शन को। वो शेडेड पोर्शन जो है वो क्रिटिकल रीजन्स या फिर रिजेक्शन रीजन्स कहलाते थे, और उसके अलावा बचा हुआ जो बीच का हिस्सा है उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें यूजिंग द स्टैटिस्टिकल थिंग्स व्हाटएवर आर गिवन टू अस, जो भी हमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चंस में, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सैंपल से जुड़े हुए, उनको यूज करते हुए हमें z की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी होती है यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मूला जो वेरी करेगा हर केस में। जो मैंने कल कहा था आपसे बताता हूँ चलूंगा आपको भी। पर कल की सिचुएशन में व्हेन यू आर हैविंग अ केस ऑफ सिंगल मीन सिंगल सैंपल, तो उस केस में आप जो है फॉर्मूला यूज कर रहे थे कुछ ऐसा, x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n या सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। यहाँ पे आपने जितनी भी वैल्यूज इन्वॉल्व की क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूट करी, z की वैल्यू कैलकुलेट करी, उस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z को आगे ले जाकर आपने जो पीछे ग्राफ बनाया था उसमें आपने पोजीशन किया, आपने देखा कि आपकी एक्सिस पे वो z की वैल्यू कहां लाई कर रही है, राइट? इफ दैट इज लाइंग विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन तो आप कंक्लूड कर देते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और अगर वो रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी तो उस केस में आप कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो हम कहते हैं नल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, और अगर वो रिजेक्शन रीजन में जाती है तो हम कहते हैं कि नल इज रिजेक्टेड। तो इसीलिए आप इस वैल्यू को जहां फॉल कर रही है उसको नल के एक्सेप्टेंस रिजेक्शन से जोड़ के याद रख लो, अल्टरनेट अपने आप कंक्लूजन दे देगा, right? Like in this case null was accepted, that's why the claim was rejected, since the claim was written in alternate not null. Fine.
तो ये हमारा कल का पहला यूज केस था, इसी को आगे कंटिन्यू करना है। ये अगला एग्जांपल है, अगला यूज केस है बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही है। कल मैंने आपको जाते जाते बोला था कि वो जो हमने आधा पौन घंटा पूरा लगाया था कॉन्सेप्ट्स को समझने में, बस वो कॉन्सेप्ट्स या वो स्टेप्स जो है वो एज इट इज चलेंगी सारे केसेस में। फॉर्मूलाज में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन बाकी जो बेसिक मीनिंग्स है वो वही है। राइट, तो देखते हैं आज। तो लेट्स कंटिन्यू विद फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डे, जिसमें यहाँ पर मुझे वन थिंग इज गिवन, उसको मैं पढ़ने जाऊं अगर यहाँ पर, तो इसको हम पढ़ने जाए यहाँ पर, तो फैक्ट्री हैज अ मशीन दैट डिस्पेंसेस 80 ml ऑफ फ्लूइड इन अ बॉटल। ठीक है, तो कोई एक फैक्ट्री है, वहां पे 80 ml का जो फ्लूइड है वो जो है एक मशीन जो है वो डिस्पेंस करती है। ठीक है, an employee believes that the average amount of fluid is not 80 ml, using 40 samples 40 samples लेकर he measures the average amount of dispensed by the machine to be 78 ml। ठीक है, with a standard deviation of 2.5 ml। आगे बढ़े, फिर कहा है at a 95% of confidence interval is there enough evidence to support the idea that the machine is not working properly। तो जैसा कल का क्वेश्चन था तकरीबन तकरीबन ड्राफ्ट वैसा ही, राइट। एक मशीन है, वो मशीन जो है वो एक मशीन है, उसका काम है 80 ml की क्वांटिटी जो है उसको फिल करना। फाइन, एक वर्कर को ऐसा लगता है, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मशीन इज नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, उसने क्या किया, उसने उस चीज को जांचने के लिए एक सैंपल उस मशीन का लिया। अब सैंपल मतलब 40 बॉटल्स उसने ली। ठीक है, 40 जो रिफिल्ड बॉटल्स थी वो उसने ली, और उसने उसको एक एक को जब जांचा तो उसने ये पाया कि वो 40 का जो एवरेज आ रहा है, दैट एवरेज वाज नॉट 80 ml व्हिच वाज सपोज्ड टू बी 80 ml, दैट एवरेज वाज 78 ml। राइट, प्लस उसके साथ साथ में डिस्पर्शन की अगर बात करें तो उसके ऑब्जर्वेशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था दैट वाज ऑफ 2.5 ml। तो आपके पास सैंपल आ गया, सैंपल की साइज जो है टोटल 40 है, उस सैंपल का जो मीन है वो 78 ml है, और प्लस उसके साथ से में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.5 ml। अब इसके बाद में कहा गया है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ में इज देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब वही है, आप 95 को 100 में से माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो समेशन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100% और 1। फाइन, तो कल हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के टर्म में बात करी थी, आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के टर्म में बात कर रहे हैं। नथिंग न्यू इन इट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, यहाँ पर मुझे बनाना है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मुझे यहाँ पर नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाने हैं टू बिगिन विद, जैसा कल हमने किया। तो क्या कहा था कल मैंने कि ड्राफ्टिंग जब भी करो तो सबसे पहले अल्टरनेट पे आओ इंस्टेड ऑफ नल। तो जब मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ड्राफ्ट करने गया, जिसको H1 से डिनोट किया जाता है, तो सबसे पहले हमने H1 में लिखा द क्लेम ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि उसने वहां पर दिया है। और वो क्लेम क्या है, दैट the average quantity of the liquid that is getting filled into the bottle is not 80 ml। फाइन, तो इसीलिए हमने अल्टरनेट पे लिखा मशीन डज नॉट डिस्पेंसेस एवरेज 80 ml ऑफ फ्लूइड इन द बॉटल। फाइन, तो whatever research, whatever investigation, whatever claim is involved in the question, that will go in the alternate hypothesis part। फाइन, तो चीजों को देखने का नजरिया समझो कि सबसे पहले मैंने अल्टरनेटिव बनाया कि किस चीज की जांच करनी, किस चीज के ऊपर क्लेम लगाया गया। फाइन, तो इसलिए क्लेम में हमने लिख दिया मशीन डज नॉट डिस्पेंसेस एवरेज 80 ml ऑफ फ्लूइड इन अ बॉटल। मैथमेटिकली किसको अगर लिखने जाए तो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग म्यू एज द मीन amount of liquid which is getting filled into the bottles, the population mean, उसको अगर हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया तो H1 को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 18, क्योंकि जो वैल्यू है एवरेज फिलिंग जो है वो 80 ml नहीं होगी। राइट, इसका उल्टा मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल्स टू 80 ml, या थ्योरेटिकली अगर बात करें तो मशीन डिस्पेंसेस एवरेज 80 ml ऑफ फ्लूइड इन द बॉटल इज आर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो शुरुआत में दो स्टेटमेंट बना दिए, एक को आपने अल्टरनेट बोल दिया, एक को आपने नल बोल दिया। नोटेशंस अगर बात करें तो दोस नोटेशंस आर H1 एंड H0 रिस्पेक्टिवली। फाइन,
इनको बनाने के बाद में अगली स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस बार आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, तो जैसा मैंने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन 95%, फाइन। ऑन स्केल ऑफ 1 कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 0.95 है, और इसके बाद में अगर मैं 1 में से उसका डिफरेंस निकाल दूं तो मुझे 0.05 मिलता है। दिस 0.05 और 5% इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर दिस केस इज 5% और 0.05, जस्ट लाइक इन द केस वी हैव टेकन यस्टरडे, जो हमने कल काम किया था, बिल्कुल वही। गोइंग अहेड नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप पे गए तो मुझे यहाँ पर मिला एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को ड्राफ्ट करने का मसला, है ना। वो एक बात आ गई, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन मुझे यहाँ पे बनाना है। तो पॉपुलेशन वी ऑलवेज अज्यूम दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ वी आर इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया है तो 5% को दो भागों में डिवाइड कर दो, 2.5% फाइन, 2.5% बोल लो। और अगर 2.5% को 100 से डिवाइड कर दोगे तो ऑन स्केल ऑफ 1 दो वैल्यूज हैं 0.025 और 0.025, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आने वाले एरिया में से राइट टेल पे 2.5% एरिया को शेड कर दिया, और लेफ्ट टेल पे भी आपने 2.5% एरिया को शेड कर दिया, राइट। और अगर ऑन स्केल ऑफ 1 करूं तो 0.025 एरिया आपने एक तरफ शेड कर दिया, 0.025 आपने एरिया दूसरी तरफ शेड कर दिया। अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल एरिया कितना शेड करके रखा है, तो दैट इज टोटल 0.05 या फिर 5%। कैसे डिसाइड किया 5%? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया था, इसके लिए किया। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऊपर नीचे दिया होता तो उसके अनुसार फिर मैं यहाँ पर दूसरे काउंट से ले रहा हूँ, ठीक है। फिर शेडेड पोर्शन अगर 5% है टोटल मिला के दोनों तरफ का, तो नॉन शेडेड पोर्शन जो है वो जरूर 95% होगा। या फिर अगर मैं वैल्यूज के टर्म में बात करूं ऑन स्केल ऑफ 1, तो नॉन शेडेड एरिया इज 0.95, ये हमने कल सीखा था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कल आपसे कहा था कि यार ये 2.5% के हिसाब से आप एक काम करो, मुझे इन दो पॉइंट्स मतलब जहां पे आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो आपस में मीट हो रहा है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे मुझे z की वैल्यूज ला कर दो, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओपन किया था, फाइन। उस टेबल को ओपन करके मैंने तुमसे कहा था कि यार एक काम करो, टोटल -∞ से लेकर इस पॉइंट पे z की वैल्यू पहले शुरुआत में क्या मान लो, k है, राइट। तो अब मैं अगर मान लो कि मुझे दिया है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व when z is in between -∞ and k, if it is known, so I can easily find value of k from the table, right? और ये एरिया यहाँ पर known है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने पूरी पोर्शन यहाँ पे लिया है, इस पूरे पोर्शन में आने वाले एरिया की अगर बात करूं तो 2.5% यहाँ से और 95% यहाँ से, टोटल एरिया इज 97.5%। ऑन स्केल ऑफ 1 अगर बात करूं तो इट इज 0.975, कल भी किया था ये काम, ठीक है। 0.975 जब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब मैंने ढूंढा तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में जो k की वैल्यू मिली, दैट वैल्यू ऑफ k वाज 1.96। दिस इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। इस 1.96 को लेकर इधर यूजिंग सिमेट्री आई कैन कंक्लूड दैट कि दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा, -1.96, और केवल 2.5% ढूंढ लो वहां पे टेबल में तो आपको -1.96 वैसे भी मिल जाएगा। इसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे, इसलिए फिर से इस पे बात नहीं करेंगे। कोई दूसरा केस आएगा तो जरूर वो मैं तुम्हारे लिए ढूंढने चलूंगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें फिर 1.96 और -1.96 के दो रेंज मिल गए, जिसको लेकर हमने कहा कि इनके बीच में एक्सेप्टेंस एरिया है और इनके बाद में या इसके पहले और इसके बाद जो है वो क्या है, रिजेक्शन रीजन, फाइन। फिर हम आगे गए, फिर हमने कहा कि यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z निकालना है। अगले स्टेप है, अब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z निकालने के लिए z का एक फॉर्मूला कल आपको बताया था मैंने, x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट n, जहां पे सबका अपना अपना मतलब है, जो जो चीजें इन्वॉल्व है। x बार जो है वो सैंपल मीन कहलाता है, ठीक है। अब याद करो आपकी सिचुएशन में एम्प्लॉई ने 40 बॉटल का सैंपल निकाला था और उनको जब मेजर करके जो मीन कैलकुलेट किया था, दैट मीन वाज 78 ml, तो इसलिए सैंपल मीन जो है वो हमारे केस में हो गया 78, राइट। इसके अलावा उसी सैंपल का 40 बॉटल का जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था तो वो आया था 2.5 ml, तो इसलिए s की वैल्यू हो गई 2.5। आगे अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो चेक करने के लिए सैंपल के तौर पे निकाली गई थी वो थी 40, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ n इज 40, राइट। गोइंग अहेड, इसके बाद में जो शुरुआत में पॉपुलेशन को लेकर जो बात की गई थी
वो हमें देगा पॉपुलेशन मीन, ठीक है, कि एक मशीन जो है वो ऑन एन एवरेज 80 ml जो है वो एक बॉटल में रिफिल करती है या फिलिंग करती है लिक्विड की। तो वो जो एवरेज आपको दिया हुआ है दैट एवरेज इज एवरेज ऑफ पॉपुलेशन मीन, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हो, और वो है 80। फाइन, इन सभी वैल्यूज को लेकर आपने z के इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो यू गॉट दिस रिलेशन 78 माइनस 80 अपॉन 2.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 40। इसको कैलकुलेट किया किसी जरिए से, तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आई माइनस ऑफ 5.06। ठीक है, तो माइनस ऑफ 5.06 वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करके मैं आगे बढ़ा। मैंने से कहा कि दिस इज नथिंग बट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z। फाइन, इस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z को लेकर मैं गया फिर से वही जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले अपना कर्व का स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया, राइट। एंड देन आई ऑब्जर्व कि अगर ये एक्सिस z को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें सेंट्रल वैल्यू जो है वो 0 है, और ये जो रेंज थी ये माइनस ऑफ 1.96 टू 1.96 की रेंज थी एक्सेप्टेंस की, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ऑफ 5.06 जो है वो तो नेगेटिव साइड पे बहुत आगे आएगा जाकर कहीं। ये तो माइनस 1.96 है, और आप पीछे जाते चले जाओगे तो जाके कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर आप एक्सिस पे -5 समथिंग पे पहुंचोगे, राइट। तो दैट पॉइंट माइनस ऑफ 5.06 बेसिकली इज इन द रिजेक्शन रीजन, राइट। वो रिजेक्शन रीजन में लाया करता है, और जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था बस उसको याद रख लो कि since this calculated value of z is in rejection region, therefore you will say that null hypothesis here, null hypothesis is rejected, null hypothesis रिजेक्ट हो गई है, या फिर अगर null रिजेक्ट हो गई है तो alternate hypothesis is accepted। ठीक है, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई है। अब अल्टरनेट में जो भी तुमने लिखा था वो एक्सेप्ट हो गया है, वो सत्य है, वो हम एज रिजल्ट देने वाले हैं। और अल्टरनेट में लिखा क्या था, अल्टरनेट में क्लेम लिखा था, तो इसीलिए वो क्लेम जो है वो सच है। सो विद 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल वी कैन से दैट मशीन डज नॉट डिस्पेंसेस 80 ml of average fluid in the bottle। The claim is valid, तो क्लेम है वो वैलिड है, ठीक है। तो रिजल्ट उल्टा है, तो कल आया था उसका उल्टा। एक कंट्रास्ट एग्जांपल जरूरी है। एनी डाउट इन दिस, समझ में आ गया? केस तो वैसे ही था, फॉर्मूला भी वैसे ही था, तकरीबन सब कुछ वैसे ही चलिए, रिजल्ट उल्टे हैं केवल। हाँ बोलो। वो रिजेक्शन में जाएगा। हालांकि इतने सालों के अनुभव में मेरी बात बिल्कुल सही है, मैंने किसी किताब किसी क्वेश्चन में आज तक ऐसा देखा ही नहीं है कि वो वैल्यू जो है वो बाउंड्री पे लाया कर रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। शायद उसको ऑथर्स इंटेंशनली ऐसा नहीं रखते हैं कि एक एम्बिग्यूटी की सिचुएशन क्रिएट हो, बट इट इज अ वैलिड क्वेश्चन कि अगर ऐसा आता है तो दैट विल गो विद इन द रिजेक्शन एरिया। ओके, सो लुक हियर, वन मोर केस व्हिच इज आवर एग्जांपल नंबर 3। उसके सामने अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो एक नई चीज मैंने लिखी है ऊपर, और वो क्या लिखी है, वन टेल्ड टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट। और इस क्वेश्चन में शुरुआत में जब मैं ग्राफ समझा रहा था तो मैं एक शब्द यूज भी कर रहा था, लेफ्ट टेल राइट टेल, ठीक है, पूंछ टेल मतलब, ठीक है। तो लेफ्ट टेल राइट टेल, इफ बोथ द टेल्स आर इन्वॉल्व इन द असेसमेंट, इफ द बोथ द टेल्स आर हैविंग रिजेक्शन रीजन्स कंटेन्ड, then the tests are called two-tailed tests. But if one tail is only involved, if we are having rejection region towards one tail of the graph only, either right or left, then those tests are called one-tailed tests. ठीक है, अगर रिजेक्शन रीजन दो में से केवल एक ही तरफ है तो फिर उन टेस्ट को वन टेल टेस्ट कहा जाता है। अब वो कब आते हैं कैसे आते हैं वो हमें यहाँ देखना है, ठीक है। पढ़ो। A teacher claims that the mean score of the students in his class is greater than 82 with a standard deviation of 20। एक टीचर जो है उसने क्लेम किया कि उसकी क्लास का जो मीन स्कोर है स्टूडेंट्स का किसी टेस्ट वेस्ट में वो क्या है, वो 82 से ज्यादा है, ठीक है। लैंग्वेज पे ध्यान दो, ग्रेटर देन 82, मीन जो है वो 82 से ज्यादा है। एंड साथ साथ में कहा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, डिस्पर्शन जो है वो 20 का है। आगे,
if a sample of 81 students was selected with a mean score of 90, अगर एक सैंपल फेच किया गया, सैंपल साइज क्या है 81, ठीक है, एंड अ मीन स्कोर ऑफ दैट सैंपल इज 90, then check if there is enough evidence to support this claim at a 5% of significance level, 0.05 significance level. तो बड़ा आसान सी लैंग्वेज है कि किसी एक स्कूल में किसी टीचर ने क्लेम कर दिया कि यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट्स का वो 82 से ज्यादा रहता है, ठीक है, उसने क्लेम किया कि स्कोर जो है 82 से ज्यादा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू साथ में आपको दी गई है। फिर उसके बाद में उस क्लेम की जांच करने के लिए 81 स्टूडेंट्स का 81 स्टूडेंट्स का एक सैंपल निकाला गया, उनके मार्क्स दिए गए, उनके मार्क्स को एक जगह रख कर सबको ऐड करके डिवाइड बाय 81 करके जब मीन कैलकुलेट किया तो वहां से मीन जो है वो क्या आया 90 और फिर कहा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में बताओ कि टीचर का जो प्लेस है वो सही है या फिर गलत, ठीक है। तो इस चीज में जब हम पहली स्टेप पे आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ चीजें यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व करेंगे। जब हम पहली स्टेप पे आगे बढ़ेंगे तो पहली स्टेप तो वही है, नल हाइपोथेसिस बनाना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। और मैंने शुरुआत में तुमसे कहा कि देखने का नजरिया बना लो, दिमाग में फिट कर लो कि किसी भी क्वेश्चन में जो भी क्लेम इन्वेस्टिगेशन जांच में जो कर रहा हूं उसको मुझे कहाँ लिखना है, हमेशा अल्टरनेट में लिखना है, ठीक है, और उसका मैथमेटिकली इनवर्स वो कहाँ आएगा, नल में आएगा। तो इसलिए मैं देखने की शुरुआत कहां से करता हूँ, अल्टरनेट्स। तो अल्टरनेट में मैं गया तो मैंने अल्टरनेट में बोला जो भी क्लेम है क्वेश्चन का वो उसमें लिख डालो यार। तो क्वेश्चन में क्लेम था, टीचर ने क्लेम किया था कि यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो एवरेज किससे ज्यादा है, 82 से ज्यादा है। तो अल्टरनेट पे ध्यान दो, H1 पे, H1 में यहाँ पे लिखा गया है म्यू इज, मैथमेटिकली पहले बात कर रहे हैं, म्यू इज ग्रेटर देन 82। तो म्यू अगर पॉपुलेशन मीन है, देखो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल चीजों को समझने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन में पॉपुलेशन शब्द इन्वॉल्व है, सैंपल शब्द इन्वॉल्व है, राइट। अगर मैं यहाँ पर किसी एक स्कूल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ तो स्कूल में अगर मान लो कि 5000 बच्चे हैं तो वो पॉपुलेशन, उसमें से अगर मान लो कि वो 81 का, क्या 81 के लिए ना सैंपल, 81 का सैंपल अगर 81 स्टूडेंट्स बाहर निकाले गए हैं तो वो सैंपल, राइट। जब मैं लिखता हूँ म्यू तो वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है, जब मैं लिखता हूँ एक्स बार तो वो सैंपल की मीन को रिप्रेजेंट करता है। दिस वी नीड टू डिफरेंशिएट, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर जो जांच कर रहे हैं वो क्लेम किसके ऊपर है, वो क्लेम पॉपुलेशन के लिए, राइट, और उसकी जांच कर रहे हैं किसके आधार पे, एक सैंपल के आधार पर, फाइन। तो इसीलिए जो हाइपोथेसिस ड्राफ्ट होती हैं वो किसके टर्म में होती हैं, पॉपुलेशन के टर्म में होती है, क्योंकि जो जांच हो रही है वो पॉपुलेशन के लिए हो रही है, ठीक है। हाँ यूज सैंपल का होगा बट देन द ड्राफ्टिंग देयर इज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, फाइन। तो इसीलिए जब मैं यहाँ लिखता हूँ H1 व्हिच इज म्यू इज ग्रेटर देन 82, तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन मार्क्स इन दैट स्कूल और दैट कॉलेज इज ग्रेटर देन 82, इट इज क्लेम, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस हियर। इसका मैथमेटिकली उल्टा ऊपर नल में, तो इसीलिए इस बार नल बना म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 80, उसका उल्टा तो वही होगा। अगर आप मान लो अल्टरनेट में बोल रहे हो कि क्लेम आया है कि नंबर जो है वो 82 से ऊपर आते हैं, तो फिर उसका उल्टा नल में क्या लिखोगे, 82 के बराबर या उससे कम, राइट। तो दिस टू मस्ट बी मैथमेटिकली अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, राइट। और थ्योरेटिकली भी ये सपोर्ट्स में स्टेटमेंट इसके कि H1 में हमें लिखना है यहाँ पर कि मीन स्कोर ऑफ द क्लास इज ग्रेटर देन 82 द क्लेम, एंड नल में मीन स्कोर ऑफ द क्लास इज लेस देन और इक्वल्स टू 82। गॉट इट? So these are two statements that you drafted to begin with, जिसमें से एक क्लेम है और एक जो है क्लेम का उल्टा है। यहाँ पे इसके बाद सबसे नीचे लाइन को पढ़ो। Looking at the alternate hypothesis, we will conclude that it is a case of one-tailed test. ठीक है, alternate hypothesis को देखा और alternate hypothesis को देख के समझ में आ गया कि ये one-tailed test है। पुराने किए हुए दोनों क्वेश्चन से इसको कंपेयर कर लो। होता क्या है कि जब हम यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे alternate hypothesis जब ड्राफ्ट करते हैं और उसमें अगर मान लो मैंने कहीं लिखा है म्यू इज नॉट इक्वल्स टू सम वैल्यू, मान लो 10, ठीक है, तो ये जो नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर आया है जहां अल्टरनेट में, तो वो ये बताता है कि दैट इज अ केस ऑफ टू टेल, राइट। इसके अलावा दो पॉसिबिलिटीज और बनती, एक है H1 अगर आपने ड्राफ्ट किया है और उसकी ड्राफ्टिंग में आया है म्यू इज लेस देन सम वैल्यू,
या फिर H1 आपने ड्राफ्ट किया है उसमें आप लिख रहे हो म्यू इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन या ग्रेटर देन के टर्म में बनाई है तो वो जो केसेस हैं वो वन टेल्ड के केस, वन टेल्ड, इन केसेस को वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है, राइट। और इसमें भी ये जो लेस देन वाला साइन अगर आ गया तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेल्ड, और अगर ये ग्रेटर देन वाला साइन आ गया तो इसे कहा जाता है राइट टेल्ड। देख लो उसको बस। तो हाइपोथेसिस ड्राफ्टिंग के समय मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखा, तीन पॉसिबिलिटीज वहां है। एक पॉसिबिलिटी की अगर नॉट इक्वल्स टू लिखा है मैंने, जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चंस में किया था, दैट इज द केस ऑफ टू टेल्ड टेस्ट, राइट। इसके अलावा अगर लेस देन लिखा है या ग्रेटर देन लिखा है तो दैट इज द केस ऑफ वन टेल्ड टेस्ट, जिसमें से लेस देन साइन लगाया है तो लेफ्ट टेल्ड हो जाएगा, राइट इन लाइक वो अगर वो लगाया है ग्रेटर देन लगाया है तो राइट टेल्ड हो जाएगा। और लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड का मतलब बहुत साफ है। लेफ्ट टेल्ड मतलब कि अगर तुम्हारी तरफ से अगर देखूं और ये मेरा अगर कर्व है सिमेट्रिक, ठीक है, तो लेफ्ट टेल्ड मतलब लेफ्ट साइड पे आपको रिजेक्शन रीजन मिलेगा, लेफ्ट टेल्ड में, इधर नहीं मिलेगा। राइट टेल्ड मतलब राइट साइड में रिजेक्शन रीजन होगा, लेफ्ट में नहीं होगा, दैट्स फाइन। और अच्छा तरीका याद रखने का ये याद रखो कि ये जो साइन वाइन लगाते हैं ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन अपनी जगह पर है, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं ये किस तरफ इशारा कर रहा है। इसको अगर एरो की तरफ देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी वो चीज। लुक एट दिस, इफ दिस इज अ काइंड ऑफ एरो तो इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, एंड इफ इट इज अ काइंड ऑफ एरो देन इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स राइट। बस ऐसा याद रख लो तो और रिमेम्बरेंस में याद आसानी रहेगी कि एक लेफ्ट टेल की तरफ इशारा कर रहा है और एक राइट टेल की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग द हाइपोथेसिस, looking at H1, concluding that this was a case of one-tailed test, going ahead and acceptance rejection region बनाना है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है इस क्वेश्चन में? 0.05, ठीक है। 0.05 इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कि टाइप 1 एरर के चांसेस कितने हैं? 5% है। वो शुरुआत में ड्राफ्टिंग करी थी, ये रही, ठीक है। नीचे डायग्राम पे ध्यान दें। So as I've told you that it is going to be a right-tailed test. That's why towards the right side only you are having the rejection region, but not towards the left tail. ठीक है। प्लस एक चीज और है, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है या 0.05 होता है और अगर हमारा टेस्ट टू टेल्ड होता है तो हम 2.5% दोनों तरफ विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वन टेल्ड में अब वो विभाजन की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं, जितना भी प्रतिशत लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है वो एक ही टेल की तरफ चला जाएगा। मतलब कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है या 0.05 है तो पूरा का पूरा 5% या 0.05 जो है वो इसी टेल के अंदर कंटेन है। अभी 2.5% नहीं, अभी कितना है? 5%, 0.05। दिस इज अनलाइक टू टेल। आ रही बात समझ? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 5% होना मतलब कि ओवरऑल आपके कर्व के अंडर में आने वाला 5% एरिया जो है वो रिजेक्शन रीजन में जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो वो टू टेल्ड में भी 5% ही रिजेक्शन एरिया होगा और वन टेल्ड में भी 5% ही होगा। लेकिन अब टू टेल्ड में चूंकि रिजेक्शन एरिया दोनों तरफ है तो तुम 5% को डिवाइड कैसे करोगे? तो तुम क्या बोलते हो? 2.5% उधर, 2.5% इधर। लेकिन अब जब तुम वन टेल्ड में हो और रिजेक्शन एरिया एक ही तरफ बनना है तो पूरा का पूरा 5% आपको कहां शेड करना है? इसी टेल पर, जो आपने यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इट इज नॉट 0.025 लाइक द प्रीवियस केस, इट इज 0.05, टोटल 5%, या फिर यहाँ पर ये लिखा है अल्फा, इट इज नॉट अल्फा बाय 2। एक डिफरेंस है, इसको याद रखना, गलती नहीं करना है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एरिया बदल गया है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी बदल जाएगी। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये शेडेड पोर्शन अगर 5% है तो नॉन शेडेड कितना है? 95%। ऑन स्केल ऑफ 1, 0.95, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व when z is between
माइनस इंफिनिटी टू, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर के, मुझे पता है, ठीक है, तो के की वैल्यू निकालो, मतलब कुल मिला के हम राइटिंग दिस एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व when z is in between minus infinity and that partition k, partition मतलब acceptance rejection के बीच का पॉइंट जो उनको जॉइनिंग पॉइंट दे रहा है, this area f is known which you are saying is 95%, 0.95, तो फिर ये k की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये k की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, तो ये निकालने के लिए हम जाएंगे अब हमारी टेबल में, तो टेबल को रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे जैसे कि कल तक कर रहे थे, z की वैल्यू से एरिया नहीं निकालना है, एरिया से z की वैल्यू निकालनी है, आई एम सर्चिंग फॉर 0.95 हियर, 0.95 is in between this two, look at these two values 0.9495 and 0.9505, इनका एवरेज क्या है 0.95, राइट, और इन वैल्यूज को अगर देखोगे तो ये वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू z इक्वल्स टू 1.64 एंड 1.65, 1.64 और 1.65 के बीच में है, तो इसीलिए मैंने इन z की दो वैल्यूज का भी मीन ले लिया मेरी वैल्यू के तौर पे, और वो वैल्यू क्या आएगी 1.645, ठीक है, तो दिस वे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ एरिया वी डिटरमाइन वैल्यू ऑफ z, ठीक है, और वो z की वैल्यू लाकर हमने हमारे ग्राफ में यहां पर लिख दी, ये लिखे नीचे, सो दैट वैल्यू ऑफ k इज 1.645, तो पार्टीशन बहुत क्लियर है, 1.645 के पहले पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है और 1.645 के बाद जो है वो पूरा रिजेक्शन रीजन, दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी कंक्लूडेड फॉर दिस क्वेश्चन और एग्जांपल। वेंट अहेड देन स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, कैलकुलेशन करना है, सैंपल मीन 90, ठीक है, 90 मतलब कि जो वहां पर बोला गया कितने मार्क्स थे 90, 81 स्टूडेंट्स का सैंपल निकाला था ना, yes, 81 स्टूडेंट्स का सैंपल निकाला था, सैंपल साइज इज 81, उनका मीन 90 आया था, दैट्स व्हाई x बार इज 90, पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ था कि 82 से ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ पे नंबर आते हैं, तो इसलिए उसका जो एवरेज है वो हमने ले लिया यहाँ पर 82, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन वाज गिवन, ध्यान देना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा है सिग्मा, दैट इज 20, मैंने जो 81 का सैंपल था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैलकुलेट किया था, शुरुआत में क्वेश्चन में बोल दिया था कि क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20, so that's why 20 here, substituting all the values in the formula, the same formula that I have told you earlier, we got value 3.6 of z, 3.6 को लेकर we went ahead and then उसको place किया corresponding to whatever graph we drafted there, and we observed that 3.6 is a value which is above 1.6, 1.6 के ऊपर आती है, तो कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन रीजन में जा रही है, अगर रिजेक्शन में जा रही है तो नल हाइपोथेसिस गॉट रिजेक्टेड, नल रिजेक्ट हो गई मतलब अल्टरनेट गॉट एक्सेप्टेड, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया मतलब कि द क्लेम इज एक्सेप्टेड, द क्लेम इज वैलिड, तो व्हाटएवर क्लेम इट वाज, क्या था वो, नाउ वी कैन से दैट द मीन स्कोर ऑफ द क्लास और द स्कूल इज ग्रेटर देन 82, मीन स्कोर जो है वो 82 से ज्यादा है, ठीक है, तो दिस वे वी कंक्लूडेड। फिर पिछले क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं था, कहीं अगर अंतर था तो वो था वन टेल्ड क्या होता है, टू टेल्ड और वन टेल्ड में अंतर समझ में आया, वन टेल्ड में हमें रिजेक्शन रीजन कैसा बनाना होता है, टोटल 5% या टोटल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो एक ही टेल पे चला जाए, ठीक है, और लेफ्ट टेल राइट टेल जो है वो किस केस में, ये सब कहानी डिसाइड होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए कि उसके बीच में ऑपरेटर क्या है, फाइन। नेक्स्ट केस जिसमें हेडिंग में लिखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, अच्छा माइंड यू कि ये सारे के सारे जो केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये जी के केसेस हैं, जी टेस्ट ही चल रहा है, ठीक है, अगले डिस्ट्रीब्यूशन पे गए नहीं है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स अगर दिए हो उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, इसके पहले के केसेस में और इसमें क्या अंतर है अगर उसकी बात की जाए, तो इसके पहले के केसेस में हमें केवल एक सैंपल लिया होता था और उसको हम लेकर पॉपुलेशन के लिए कुछ ना कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, अब एक सैंपल नहीं है पिक्चर में, कितने सैंपल्स हैं, दो सैंपल्स हैं, उन दोनों सैंपल्स को लेकर वी हैव टू डू समथिंग, फाइन, दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई ऊपर लिखा है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, इंडिपेंडेंट का मतलब भी थोड़ा समय के साथ बताता हूं कि क्या होता है, राइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A manufacturer of car batteries wants to compare the mean lifetime of two types of batteries.
तो कोई मैन्युफैक्चरर है कार बैटरीज का, वो कंपेयर करना चाहता है किसको, कार बैटरीज की मीन लाइफ टाइम। उसने दो अलग अलग प्रकार की कार बैटरीज ली, एक है टाइप ए इस क्वेश्चन में और एक जो है वो है टाइप बी। तो टाइप ए और टाइप बी करके दो बैटरीज इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिनकी मीन लाइफ टाइम के ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर को कंपैरिजन करना है। The manufacturer takes a random sample of 50 batteries of each type. 50 batteries of each type. दोनों प्रकार की बैटरीज के 50-50 पीसेस बाहर लिए, तो वो दो सैंपल्स हो गए, ठीक है। So 50 batteries of type A, 50 batteries of type B. They are fast here, ठीक है। And records the lifetime of each battery. फिर उनकी लाइफ के ऊपर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जो है जांच की गई, यार वो कैसा काम कर रही है, कितनी लाइफ के साथ में वो आगे बढ़ी। तो मीन लाइफ टाइम ऑफ बैटरी ए या टाइप ए बैटरीज इज ऑब्जर्व्ड एज 4 years with a standard deviation of 0.5 year, while the mean lifetime of type B batteries is 3.8 years with a standard deviation of 0.6 years. तो अब 50-50 बैटरी दोनों सैंपल की ले ली, दोनों टाइप की ले ली, उनके ऊपर जांचें लगाई गई और ये पाया गया कि जो टाइप ए की बैटरीज हैं उसकी जो मीन लाइफ आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 साल। अब मीन लाइफ का मतलब समझ जाओ कि वो 50 बैटरीज सब 4-4 साल नहीं चल रही, कोई 4 साल 6 महीने भी चलेगी, कोई 3.5 साल चलेगी, कोई 4.25 चलेगी, कोई 4.25 साल चलेगी, लेकिन उनका एवरेज जो ऑब्जर्वेशन में आया वो क्या आया, 4 years। तो पहले सैंपल के लिए मीन आया 4 years, पहले सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो आया था 0.5 years, ठीक है। इसके अलावा दूसरे सैंपल के लिए जिसमें टाइप बी की बैटरीज इन्वॉल्व हैं, उसकी मीन लाइफ आई 3.8 years और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो आया 0.6 years। फिर इसके बाद में बात करी गई है आगे रिक्वायरमेंट की, विथ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 99%, बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है, with confidence interval of 99%, test the validity of the claim that there is difference between the performance of batteries of two types। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ में इस क्लेम की जांच करिए कि दोनों प्रकार की बैटरीज के परफॉर्मेंस में अंतर है, ठीक। तो दिस इज व्हाट द क्लेम स्टेटमेंट इज, ठीक, या क्लेम ना भी बोलो तो दिस इज व्हाट द मैन्युफैक्चरर इज सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो क्लेम और इन्वेस्टिगेशन यू नीड टू चेक दिस, फाइन। अब इसको लेके हम आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन की भाषा तो बड़ी आसान थी, दो सैंपल, दोनों के सैंपल के साइजेस है 50 ईच, दोनों के मीन्स हैं, दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, और आखिरी में हमें किसी पॉपुलेशन से कंपेयर करने की बजाय इन्हीं को आपस में कंपेयर करना कि ये दोनों आपस में डिफरेंट है, इस बात की जांच करें, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल है ना बहुत सारे बन सकते हैं, ये तो एक चीज है, इसको कोई और एग्जांपल बना लो कि मान लो कि मैंने इंदौर के किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स ले लिया, 100 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, फिर किसी भोपाल के कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, और दोनों स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस कैसे हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कैलकुलेट किए या मेजर किए, दोनों सैंपल्स के एवरेज मार्क्स लेके आया, दोनों सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेजेस लेके आया, ठीक है, और उसके बाद में दोनों को एक साथ टेबल पर रख के बोला जांचो कि ये दोनों आपस में जब अगर कंपेयर किए जाते हैं तो इन दोनों के परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग आते हैं या फिर ये आइडेंटिकली परफॉर्म करते हैं, बोथ द इंस्टीट्यूशंस, फाइन। So this kind of test we are doing when you are having two samples in the hand and you are comparing them with each other, right? So rather than one, two samples are involved and you are going to apply here Z test. तो क्लेम पे ध्यान दो, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम, क्योंकि क्लेम के आधार पे अल्टरनेट बनवाऊंगा, दैट्स व्हाई। So test the validity of the claim that there is difference between the performance of the batteries of two types. The claim difference is there between the performance of two types of batteries. आगे बढ़े, सबसे पहले नोटेशन अलॉट किए, mu1 और mu2 मान लिया यहाँ पर कि वो जो सैंपल्स इन दो पॉपुलेशन से ड्राफ्ट किए गए हैं उनके क्या है, मीन्स है। तो टाइप ए की बैटरीज, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, सैंपल के मीन की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात को समझो कि टाइप ए की बैटरी और टाइप बी की बैटरी, ये आपको दो प्रकार की बैटरीज दी हुई है, इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने मीन लाइफ मान लिया mu1 नोटेशन,
इसके लिए मीन मान लिया मैंने μ2। तो μ1 एंड μ2 नाउ आर टू नोटेशंस व्हिच वी आर यूजिंग टू डिनोट दैट कि यार ये मीन ऑफ टू पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां से ये सैंपल फेच किए गए, राइट। तो पिछली बार के क्वेश्चन से कंपेयर करो उसको, पिछली बार म्यू वाज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। इस बार μ1 एंड μ2 आर मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस इन्वॉल्व। दो पॉपुलेशन कौन सी है जहां से ये दो सैंपल बाहर निकालेगा, राइट। तो अल्टरनेट पे ध्यान दो, अल्टरनेट पे लिखा है there is difference between the performance of batteries of two types। दोनों बैटरीज के, दोनों टाइप की बैटरीज के परफॉर्मेंस में अंतर है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो क्लेम है वो इस भाषा में लिखा हुआ है, तो मैंने क्लेम को एज इट इज यहाँ लिख दिया। क्लेम जो स्टेटमेंट है जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है वो आपको H1 में लेकर चलना है, फाइन। तो इसीलिए यहाँ जो आखिरी में भाषा यूज करी थी क्वेश्चन में, ध्यान दो, with confidence interval of 99% test the validity of the claim that, आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, there is difference between the performance of batteries of two types। तो बस इसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है H1 कि there is difference between the performance of batteries of two types, right। और अगर मान लो कि दोनों प्रकार की बैटरीज के परफॉर्मेंस में अंतर हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन लाइफ ऑफ टाइप A बैटरीज will not be equal to mean life of type B batteries, ठीक है। तो μ1 is not equals to μ2 is our alternate hypothesis। इसका मैथमेटिकली उल्टा μ1 equals to μ2 will be null hypothesis। theoretically अगर बात करें तो there is no difference between the performance of two types of batteries that are taken। दो प्रकार की बैटरीज यहाँ पे ली गई हैं, उनके परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये दो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, जिनमें से एक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और बचा दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 99% या फिर 0.99 हमें बताता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो है 1% या 0.01, वो कैलकुलेशन ऊपर किए हैं। So 99% of the confidence interval is giving us value of alpha, and that value of alpha is 0.01, 1 minus 0.99। So 1% चांस है इस बात का कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए जब उसको सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे 0.01 आगे बढ़े। वैल्यूज में वेरिएशंस देखने को मिलेगा क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बदल गया है, वो 5% की जगह क्या हो जाए 1% हो गया, फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन तकरीबन वैसे ही चला, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर कर्व बनाया, कर्व में टोटल रिजेक्शन रीजन जो बनाना है, ध्यान देना, टोटल रिजेक्शन रीजन जो बनाना है वो बनाना है इस बार 1% का, क्योंकि यही है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फाइन। 1% का मतलब होता है ऑन स्केल ऑफ 1.01, ठीक है। और अगर ये 210 टेस्ट है, चूंकि है, ठीक है, तो 210 के केस में आपको इस टोटल रिजेक्शन रीजन के एरिया को दो भागों में डिवाइड करना होगा, 0.01/2, एंड दैट विल देन गिव यू 0.005, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बोलते हो कि आधा % इधर और आधा % इधर, 0.005 जो है वो इस तरफ, 0.005 जो है वो दूसरी तरफ, ठीक है। इसके अलावा बीच में पूरा एक्सेप्टेंस एरिया। अब क्या, फिर मैंने कहा यार ये तो ठीक है, तुमने बोल दिया कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये 0.05 और 0.05 है, मुझे चाहिए यहाँ पर रखी हुई k की वैल्यू, यहाँ पर अभी इस पॉइंट पे ध्यान दो, z की वैल्यू, सॉरी इस पॉइंट पे मैं मान लूं कि z की वैल्यू k है, ठीक है, वो z की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब वो z की वैल्यू निकालनी है तो एक बात बताओ, अभी केवल राइट टेल पे ध्यान दो, ये राइट टेल कितना % है 0.5%, ठीक है। अगर ये 0.5% है तो इसके अलावा जो पूरा नॉर्मल कर्व है, इसको इंक्लूड करके बात कर लेता हूं अभी मैं, इसके अलावा पूरा जो नॉर्मल कर्व है, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज व्हेन z इज इन बिटवीन -infinity एंड k, ठीक है, वो टोटल एरिया कितना है 99.5%। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कितना होता है 1 या 100%, राइट। उसमें से अगर मैं केवल राइट टेल वाला पोर्शन अगर 0.5% अलग कर दूं तो ये जो पूरा पोर्शन बचता है लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग दिस,
ठीक है, वो टोटल पोर्शन जो है वो हो जाता है 99.5%। तो दिस टोटल एरिया इज एक्चुअली 99.5%, या फिर अगर मैं ऑन स्केल ऑफ 1 बात करूं तो 0.995। ठीक है, तो अगर मुझे ये के की वैल्यू चाहिए तो इस के की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे वहां टेबल पे क्या ढूंढना पड़ेगा, 0.995 ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो आई एम गोइंग टू सर्च 0.995 हियर। आगे बढ़ता रहा मैं 0.995 ढूंढने के लिए, एंड देन लुक एट दिस टू प्रोबेबली 0.9949 एंड 0.9951, इनके बीच में कहीं मुझे मिल जाएगा 0.995। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज कौन सी हैं, किसकी करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, 2.5 और 2.5 का कॉम्बिनेशन विद 0.07 एंड 0.8, राइट। और इसी वजह से इन दो वैल्यूज का एवरेज लेके शायद, अच्छा चलो देखते हैं, शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ लिखने में। एनीवेज why I've written 2.57, हाँ, देख लेता हूँ। What is the total area that we are searching? 0.995। क्या हमने एरिया सही ट्रेस किया था? 0.995, हाँ तो यही आना चाहिए। 0.995 is in between this two, 2.5 के साथ में 0.07 और 0.08, हाँ तो ठीक तो है। 2.57 और 2.58 का एवरेज, तो 57 और 58 का एवरेज जो है वो, चलो एनीवेज छोड़ो उसको, वो आना चाहिए वैसे 2.575 और वो 2.57 अप्रोक्सीमेटली यही मान लो कि यही वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे वो 2.575 होनी चाहिए 3 डिजिट में, पर मैंने उसको 2 डिजिट में लिख दिया था, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो दैट वैल्यू ऑफ के इज 2.575 और सिमेट्री के हिसाब से नेगेटिव साइड पे आएगी माइनस ऑफ 2.575। तो इस तरीके से मुझे मिल गया मेरा रेंज, जिसके बीच में एक्सेप्टेंस रीजन है और उसके अलावा क्या है, रिजेक्शन रीजन, राइट। क्यों, क्या खा रही है तुम? हाँ हाँ, क्लीन, एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही। तो दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, उसके अलावा है रिजेक्शन, देन वी नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन वर्क, और क्या मेरा नंबर्स पे, चूंकि यहाँ पे दो सैंपल्स इन्वॉल्व हैं तो इसलिए यहाँ पर इस बार हमने म्यू1 म्यू2 बोला था, दोनों सैंपल्स के मीन को भी इस बार x1 बार और x2 बार बोला जाएगा, पिछली बार x बार बोल रहे थे। ठीक है, तो अब एक एक सैंपल के ऊपर बात कर लो। सैंपल 1 का जो मीन है यहाँ पर जो हमें दिया है, दैट इज प्रोबेबली 4 ही था, क्या था पीछे? लुक एट द क्वेश्चन, है ना, 4 years with some standard deviation, तो बस वो वैल्यूज यहाँ यूज करेंगे। So 4 is mean of sample 1, standard deviation was of 0.5, sample size जो थी वो थी 50 बैटरीज की ली थी तो 50, राइट। गोइंग अहेड, सैंपल 2 जो है उसको हमने लिया है, उसका मीन तो लिया है x2 बार से, रिप्रेजेंट किया है 3.8 इयर्स, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया है 0.6 से, सिग्मा 2 उसको बोल दिया है, और यहाँ पर फिर हमने सैंपल 2 का जो साइज है उसको n2 बोला है, उसको उसकी वैल्यू क्या थी, 50, राइट। दिस इज नाउ द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। और जैसा मैंने कहा था
कि अब हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में फॉर्मूला फॉर जेड और व्हाटएवर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट। तो जब आप टू सैंपल में आएंगे तो टू सैंपल में कुछ ऐसा फॉर्मूला चलेगा, z is equals to x1 bar minus x2 bar upon under root of sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2, where every entity is having their own meaning. Fine. So all the values are substituted here. The numeric value is calculated and that value is 1.81. Fine. Placing this 1.81, then after this in the region that we drafted, we will observe that 1.81 is actually lying in the range minus of 2.57 to plus 2.5, which is the acceptance region sense. That's why the null hypothesis is accepted while alternate is rejected. Null के accept होने का मतलब ये होता है the claim got rejected, right? Alternate पे जो भी लिखा था उसको reject कर दिया गया, the claim got rejected, और इसीलिए आखिरी में लिखा है कि there is no difference between the performance of batteries of two types. Whatever statement was there with respect to null, वो accept हो गया है, वो हमारा conclusion, right? And what confidence is there while concluding this? 99% confidence interval के साथ में आपने ये चीज बोली, fine? कि दोनों प्रकार की बैटरीज में के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं, ठीक है? तो ये टू सैंपल टेस्ट कहलाता है और ये टू सैंपल का फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग z. In case of two samples, we use this relation or this formula. So we use this relation. ठीक है? Going ahead, the next case. So next case is of Z test again, जिसमें लिखा गया है hypothesis testing for paired samples. PAIRED, paired. पिछली बार कहा था independent samples. एग्जाम्पल पढ़ लो फिर आगे बात करते हैं. 50 batsmen from different states participated in a training camp. Following table indicates the average of 10 innings before and after the camp. Indicates the average score of 10 innings before and after the camp. Investigate the claim that the camp was effective. हिंदी में इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा समझने में. भारत के अलग अलग राज्यों से 50 बैट्समैन का चुनाव हुआ. उन 50 बैट्समैन के का चुनाव हुआ है किसी कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट? कैंप में पार्टिसिपेट करने के पहले पिछली 10 इनिंग्स में उन्होंने जो भी स्कोर किया है उसका एवरेज हमारे पास है डेटा, राइट? तो हर एक बैट्समैन के लिए, मतलब 50 बैट्समैन है तो हर एक बैट्समैन के लिए 10 इनिंग का एवरेज वो लिखा हुआ है एक जगह पर, बताता हूँ अभी. फिर उसके बाद में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ और कैंप के ऑर्गेनाइज होने के बाद उन्हीं 50 बैट्समैन के रिकॉर्ड्स फिर से मेजर किए गए, ठीक है? कितनी इनिंग तक? 10 इनिंग. और उन 10 इनिंग में फिर एवरेज निकाल के उनको एक जगह स्टोर कर लेंगे, फाइन? और वो डेटा जो है वो दिख रहा है कुछ ऐसा. दिस इज द डेटा. अब इस डेटा को मुझे पढ़ते आना चाहिए. बैट्समैन नंबर 1 to 50, ये तो पहली कॉलम है, दो भागों में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है? इसके बाद में अगर कॉलम हेडिंग पे ध्यान दोगे तो बिफोर कैंप, आफ्टर कैंप, राइट? बिफोर कैंप अगर यहाँ लिखा है 32.58, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैट्समैन नंबर 1 है वो कैंप के पहले पिछली 10 इनिंग में 32.58 के एवरेज से स्कोर कर रहा है, राइट? और कैंप के बाद वही बैट्समैन जो है अगली 10 इनिंग में उसने 34.74 के एवरेज के साथ में स्कोर किया. तो 10-10 इनिंग के एवरेज है कैंप के पहले और कैंप के बाद, और 50 बैट्समैन के लिए रिकॉर्ड जो है उसको बना के यहाँ पे दे दिया है. अब करना क्या है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेस्टिगेट द क्लेम दैट द कैंप वाज इफेक्टिव. इस बात की जांच कीजिए, इस क्लेम की जांच कीजिए कि वो कैंप जो था वो क्या था? इफेक्टिव था. मतलब कि ओवरऑल बैट्समैन के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट, ठीक? तो इसको लेकर हम आगे बढ़ के हमने सबसे पहली स्टेप पे यहाँ पर दो हाइपोथेसिस ड्राफ्ट करी. इंटेंशनली इसको मैंने थ्योरेटिकल रखा इंस्टेड ऑफ मैथमेटिकल. आप सबसे पहले अल्टरनेट की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेट नीड्स टू बी ड्राफ्टेड इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, जैसा मैं हर बार बोलता है. तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा द कैंप वाज इफेक्टिव.
देयर इज डिफरेंस इन बैटिंग एवरेजेस ऑफ द बैट्समैन। कैम जो है वो इफेक्टिव था और बैट्समैन की बैटिंग एवरेजेस में जो है वो डिफरेंस आया। फाइन। अब इसमें दो तर्क बन सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मेरे एक सेंस में, वो मैं बात करते हैं इस पे। पर हाँ, मैंने एक यहाँ पर वो बना लिया है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि क्लेम के हिसाब से बनाया गया। फाइन। नल हाइपोथेसिस उसका उल्टा, नल में क्या लिखा है, द कैंप वाज नॉट इफेक्टिव एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द बैटिंग एवरेज ऑफ द बैट्समैन। जितने भी बैट्समैन थे उनके एवरेजेस में कोई डिफरेंस नहीं आया। इनको बनाने के बाद में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में चूंकि नहीं दिया, राइट। तो किसी भी एक सिचुएशन में अगर आप हो जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपके पास नहीं है, तो जो जनरल प्रैक्टिस है वो है 5% लेने की या फिर 0.05 लेने की, राइट। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा 0.05 के साथ में, और आगे बढ़ के जो है मैंने सेम प्रोसीजर वही फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने बनाया है यहाँ पर जो है एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। उस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से 2.5% एरिया जो है वो मैंने दोनों तरफ ले लिए। 2.5% दोनों तरफ अगर एरिया है टोटल 5%, तो बचा एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो 95% है, 0.95, राइट। उसके हिसाब से हमने ये दो पार्टीशन वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, 1.96 एंड -1.96। इसको लेकर मैं आगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z निकालने गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मैंने कहा था कि हर एक सिचुएशन में कैलकुलेशन करने का तरीका अलग रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप z के फॉर्मूला की तरफ अगर ध्यान दोगे तो दैट फॉर्मूला इज बिट डिफरेंट। वो कैसा दिख रहा है, x ऑफ d दैट बार, ठीक है, होल अपॉन सिग्मा d अपॉन अंडर रूट ऑफ n। अब ये d क्या है, d दरअसल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। d is nothing but it is representing the differences। अभी इसको लेकर इसका कैलकुलेशन मुझे तुमको समझाना पड़ेगा, और कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। Look at this. This is the table that we have taken there. So यार यहाँ तो ये आधा अधूरा रिकॉर्ड है यार। चलो एनीवेज, मैं तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है। ये रिकॉर्ड कहीं मेरा इसमें गड़बड़ हो गई है, टेम्पर हो गया है, बट डोंट वरी अबाउट इट। वहां मेरे पास जो वैल्यूज हैं, करते क्या है, आपकी जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में ये जो बिफोर कैंप और आफ्टर कैंप वाली जो वैल्यूज है ना, इन दोनों कॉलम्स का लिया जाता है यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। दैट कॉलम वी आर कॉलिंग डी, राइट। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि बिफोर एंड आफ्टर की वैल्यूज का डिफरेंस ले लो, माइनस कर दो एक ही डायरेक्शन, ठीक है। वो अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। और ऐसे आपने सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट किए, राइट। और वो डिफरेंसेस आपने कैलकुलेट करके आपने यहां पर जो है अल्टीमेटली यहां पर निकाला उनका समेशन। लिखना जरा, नहीं माइनस नहीं यार, एक्चुअली इसमें मैं एक दूसरी सिचुएशन देख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी चेक समथिंग।
एक्चुअली क्या है, मेरे पास में वैल्यूज ही उल्टी है, दैट इज द प्रॉब्लम। वैल्यूज में गड़बड़ है। मैं 50 बैट्समैन का रिकॉर्ड लेके चल रहा था, पर यहाँ जो मैं एक्सेल से ही कैलकुलेशन करके ले गया हूँ, वो कितने का ले गया हूँ? 25 का, आधे का। दैट इज द इशू। कोई बात नहीं। बड़ा समझदार, क्या बात है। डिफरेंस को ऐड करना ना। अच्छा अच्छा। अभी की वो पॉपुलेशन नए सिरे से जनरेट कर दी है यार, एक कैलकुलेशन हाथों हाथ कर लेंगे, ज्यादा अच्छा। या देखो, तो वो मैंने पाइथन प्रोग्राम बना के रखा था इसके लिए, दैट आई यूज्ड। उस पाइथन प्रोग्राम को लेके एक नई पॉपुलेशन जनरेट कर दी। अब मेरे पास में एक नई फाइल है जिसमें मेरे पास बिफोर कैम्प आफ्टर कैम्प के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और वो रिकॉर्ड्स लेकर यहाँ पर जब मैंने बैटिंग एवरेजेस जो मेरे पास थे उनके डिफरेंसेस कैलकुलेट किए फॉर ईच एंड एवरी बैट्समैन बिफोर कैम्प आफ्टर कैम्प, वो जो वैल्यूज थी उनको बोला गया टी, राइट। उन वैल्यूज का अगर आप मीन निकालते हो तो मीन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 0.2 हाल फिलहाल, राइट। और
इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 6.72। ये सब कुछ तुम्हारे सामने चल रहा है, रेंडमली डेटा जनरेट कर लिया है, उसके ऊपर ही बात चल रही है। तो 0.2 एंड 6.72 वैल्यूज लेकर व्हेन आई कीप हियर, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है कैसे बिहेव करेगा, z इज इक्वल्स टू, ध्यान देना where were we? यही this mean is not this, कितना आया मीन को, this value is 0.2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 6.72, राइट। n की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 50, इसके हिसाब से z की वैल्यू कैलकुलेट। अब आप तो कैलकुलेशन समझ जाओ कि चल क्या रहा था इसके पीछे, कि फॉर्मूला में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका मतलब क्या है, राइट। तो फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर लिखा है, दैट न्यूमरेटर इज एक्चुअली द मीन ऑफ ऑल द डिफरेंसेस दैट यू हैव टेकन देयर, so that's why numerator is 0.2 whole upon the ratio of standard deviation. Standard deviation is 6.72 upon under root of whatever sample size you've taken, that is 50, right? So this thing I need to calculate 0.2 upon 6.72 into 50, या फिर इसको मैं बोल दूं 0.2 upon 6.72 into under root of 50, रूट ऊपर चला गया मल्टीप्लिकेशन की वजह से, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ, देखो क्या आ रहा है, किसी के हाथ पर नहीं चलेंगे, निकाल लिया हम, खुद के ऊपर पूरा भरोसा है तुमको, बहुत बढ़िया। सो 0.2 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज देयर 6.72 into square root of what 50, this value is 0.21 approximately 0.21. So this value that we drafted is coming out as estimated approximately 0.21, ठीक है। इस वैल्यू को लेकर now I went ahead, this is value of z 0.2, इसको लेके आगे गए and then I thought of drafting it, तो 0.21 जो है वो कहीं 0 और 1.96 के बीच में ही कहीं आएगा, and that's why you will conclude that the null hypothesis is accepted and the alternate is rejected. Alternate is rejected का मतलब ये हो गया the claim is rejected which was the camp was effective. Camp was not that effective, उसका बैट्समैन के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, ठीक है। So this were the calculations. This is how you find the differences of the two possibilities जो आपके पास available है, और उन differences का mean और standard deviation जब निकालते हैं तो वो हमारा यहाँ पर z के फॉर्मूला में इन्वॉल्व होता है, फाइन। तो इसको कहा जाता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पेयर्ड सैंपल्स, पेयर्ड सैंपल्स। तो इसी एग्जांपल के साथ में पिछले दोनों एग्जांपल्स को याद करते हुए इंडिपेंडेंट सैंपल्स और पेयर्ड या डिपेंडेंट सैंपल्स में अंतर समझ जाओ। इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की बैटरीज, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब ये होता है कि जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर कंपेयरिंग देम। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का सेट लेके उनको आपस में परफॉर्मेंस के लिए कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो एक जैसा परफॉर्म करते हैं, फाइन। दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, फाइन, लेकिन स्टिल यू आर कंपेयरिंग देम। उन सैंपल्स को कहा जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब डिपेंडेंट सैंपल्स या पेयर्ड सैंपल्स की अगर बात करें तो उसमें एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है, उसी के दो अलग अलग अकरेंसेस पे आपने रिकॉर्ड्स जो है वो आपने ऑब्जर्व किए हैं और उनको आपस में कंपेयर कर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 50 बैट्समैन वही है, कैंप के पहले के उनके स्कोर्स और कैंप के बाद के उनके स्कोर्स को आपस में आपने कंपेयर किया। तो दिस थिंग वाज डन फॉर द सेम 50 बैट्समैन, दैट्स व्हाई यू विल कॉल दिस पेयर्ड सैंपल्स, राइट, डिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। तो या फिर मैं अगर वो कॉलेज स्टूडेंट्स मार्क्स से जोड़ के अगर बात करूं तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई
एक कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स लिए गए, फाइन, उनका टेस्ट 1 का स्कोर ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके उनके ऊपर ये मेहनत की गई, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई, फिर उनका टेस्ट 2 का रिजल्ट ये आया। अब ये बताओ कि टेस्ट 1 से टेस्ट 2 पे जाते हुए वो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो लगाई हैं, क्या उसका कोई फायदा हुआ या नहीं? फाइन, इफ दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू आर डूइंग, तो जो दो सैंपल यहाँ पे इन्वॉल्व है, दो तरह का जो डेटा यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्कोर्स ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, दैट काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड paired data. These two samples are called paired samples since they are recorded for the same set of students. Fine, getting it? तो ये अंतर था पिछले दो केसेस में। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का मतलब यह है कि whenever something is given in terms of percentages, तो वो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कहलाते हैं। परसेंटेज के टर्म में अगर क्वेश्चन में बात की गई है तो प्रोपोर्शन कहलाता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। देखो, a consumer group suspects that the proportion of household that have 3 or more cell phones is 30%. कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये होता है कि बस आपके हमारे जैसे लोग, ठीक है, मतलब कि किसी प्रोडक्ट के अगर मान लो कि कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं, उन सबका अगर एक ग्रुप बना लिया जाए तो उसको कंज्यूमर ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे पास भी सेल फोन है, मेरे पास भी, क्योंकि इसमें सेल फोन की बात चल रही है, तुम्हारे पास सेल फोन है, मेरे पास सेल फोन है, उनके पास सेल फोन है, इस तरह की अगर मान लो कि यहाँ पर सपोज कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर ग्रुप। फाइन, और वो कंज्यूमर ग्रुप क्या सोचता है? वो सोचता है कि द प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स दैट हैव 3 or more cell phones is 30%। मतलब कि किसी शहर में, किसी देश में, किसी कॉलोनी में, कोई भी एक प्रांत ले लो, उसमें 30% तकरीबन ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे घर हैं जहां पर क्या है, 3 या 3 से ज्यादा क्या है, सेल फोन्स। तो जो कंज्यूमर ग्रुप है वो ये सोचता है कि 30% जो है, हाउ क्या लिखा है इसमें, द प्रोपोर्शन ऑफ द हाउसहोल्ड्स दैट हैव 3 or more cell phones is 30%। तो कंज्यूमर ग्रुप ये सोचता है कि तकरीबन 30% घर ऐसे हैं जहां पर 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल है। फाइन, अब इसके अलावा इसमें एक स्टेक होल्डर और इन्वॉल्व है, वो स्टेक होल्डर अगले पैराग्राफ में क्या है। इन कंट्रास्ट अ सेल फोन कंपनी, इसके कंट्रास्ट में, अब ये तो बात हुई बायस, आपके हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट अ सेल फोन कंपनी हैज रीजन टू बिलीव एंड दे क्लेम दैट द प्रोपोर्शन इज नॉट 30%, ठीक है। तो अब जो सेल फोन की कंपनी है वो ये सोचती है कि ये जो परसेंटेज है ये 30% नहीं है। अब ये परसेंटेज से मतलब क्या है, जिन घरों में 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल हैं, इसका जो प्रतिशत है ऐसे घरों का वो 30% नहीं है, ऐसा कंपनी को लगता है। फाइन, आगे बढ़े। बिफोर दे स्टार्ट अ बिग एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इस काम पे कहीं ना कहीं कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिपेंड कर रहा था कि उसमें कैसा पैसा लगाना है या किस क्राउड को टारगेट करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसा बनाना है, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर दे स्टार्ट अ बिग एडवर्टाइजिंग कैंपेन, देयर मार्केटिंग पीपल मतलब किसके मार्केटिंग पीपल? कंपनी के। तो देयर मार्केटिंग पीपल सर्वे 150 हाउसहोल्ड्स, उनके लोग निकले और 150 घरों में गए एवरेज, वो जाके पूछा, क्या पूछा, क्या आपके पास 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल है? जवाब क्या आएगा, हाँ या ना। फाइन, तो 150 घरों में जाके उन्होंने जो है सर्वे किया और 150 में से ये पाया 43 ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर हैविंग 3 और मोर सेल फोन्स, ठीक है। 150 में से 43 घरों में उन्हें मिला कि 3 या 3 से ज्यादा सेल फोन जो है वो उपलब्ध है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस, कि एक आम राय कंज्यूमर ग्रुप की ये है कि 30% ऐसे घर हैं जहां पे 3 से ज्यादा मोबाइल है, 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल है। कंपनी को लगता है कि 30% ऐसे घर नहीं है। इस बात की जांच करने के लिए उन्होंने रैंडम सैंपलिंग करी, उन्होंने 150 घरों में अपना सर्वेयर भेजा, 150 में से तकरीबन 43 घरों में उनको ऐसा मिला कि 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल उनके घरों में पाए गए। आगे रिक्वायरमेंट में बोल दिया गया है एक लाइनर, वो क्या है, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप जो है इस
क्लेम की वैलिडिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे चेक करें। ठीक है, इसके लिए नल अल्टरनेट बनाना है, इसके लिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। फाइन, तो इसमें यहां पर यानी सबसे पहली बात ये what does that company believe and claim, बीच में शब्द यूज हुआ था, the cell phone company, second paragraph, the cell phone company has reason to believe and they claim that the proportion is not 30%। ठीक है, तो कंपनी का ये क्लेम है कि ये जो प्रोपोर्शन है वो 30% नहीं। फाइन, इसी के आधार पे अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखोगे तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस की ड्राफ्टिंग की है, वहां पे क्या लिखा है, H1 such that P is not equals to 0.3। इसका एक एक कंपोनेंट पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर म्यू वगैरह नहीं लिखा है, P लिखा है। फाइन, P here is representing the proportion। फाइन, प्रपोर्शन जो परसेंटेज के टर्म में दिया था उसको आपने ऑन स्केल ऑफ 1 कन्वर्ट करके 0.3 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में द प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स हैविंग 3 और मोर सेल फोन इज नॉट 30% क्लेम के साथ, राइट, वेयर इसको मैथमेटिकली लिखा P इज नॉट इक्वल्स टू 0.3, राइट। इसका उल्टा नल है, प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड हैविंग 3 और मोर सेल फोन is 30%। तो इसका मतलब ये हो गया H0 में हमने लिखा P is equals to 0.3। फाइन, तो ये क्वेश्चन चूंकि प्रोपोर्शंस या परसेंटेजेस के टर्म्स में दिया हुआ था तो इसीलिए आपकी अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस जो है वो भी प्रोपोर्शन के लिए ही ड्राफ्ट है। तो जो भी परसेंटेजेस थे उनको आपको स्केल ऑफ 1 पे कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिए, P की वैल्यू आपको 0.3 करके लिख दी। देखते हैं आगे चल के इसका क्या कंट्रीब्यूशन है P का, क्या ये 0.3 कहीं कैलकुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है या फिर नहीं करता, राइट। बट दिस वे वी ड्राफ्टेड अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। व्हाट अहेड, सेम थिंग, क्या करना है, 5% चूंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, Z टेस्ट है, राइट, तो इसलिए 2.5% का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ टेल्स अकॉर्डिंग टू दोस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द एरियाज इन्वॉल्व इन द क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, दिस वैल्यूज ऑफ Z आर क्रिएटेड। ठीक है, आपने तक किया था, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सेप्टेंस रीजन एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज रिजेक्शन रीजन। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते आए हैं। आगे बढ़े, यहाँ देखो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है ऊपर से ध्यान देते हुए चलना। सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन में फॉर्मूला पे ध्यान दो, ये वो फॉर्मूला है जो कि प्रपोर्शंस के केस में Z के लिए अप्लाई होता है। प्रपोर्शंस में फिर बोल रहा हूं कि जहां पर आपको जो भी चीजें दी हुई है वो परसेंटेजेस के आधार पर दी हुई है। ठीक है, तो प्रपोर्शन के फॉर्मूलाज में ये फॉर्मूला चलेगा Z का, जिसके आधार पर आप कैलकुलेशन करोगे। अब Z का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे लिखा है P डैश माइनस P नॉट अपॉन रूट ऑफ T नॉट Q नॉट अपॉन N, रूट ऑफ दैट। फाइन, अब यहाँ इनके अपने अपने मतलब, अब वो मतलब में क्या क्या है ऊपर से पढ़ना शुरू करो। देखो, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल, कितने का सैंपल दिया था भाई दिवे, 150 का। ये भी N भी यहाँ भी गलत लिखा है, यहाँ पे N की वैल्यू क्या लिखी होनी चाहिए, 150। it was not 15, it was 150। so value of N is 150। उनमें से कितनी ऐसी वैल्यूज आई थी जो कि जिसको मैं सक्सेस बोल सकता हूँ। सक्सेस का मतलब क्या है कि जिनके घरों में 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल मिले, जो जांचने निकले, राइट, वो कितने थे, वो थे 43, राइट। तो नंबर ऑफ टाइम्स यू गॉट द सक्सेस ड्यूरिंग दैट सैंपलिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय X, सैंपल साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय N, राइट। X और N का अगर तुम फ्रैक्शन ले लो, रेशो ले लो, तो वो P डैश बनता है, और P डैश को कहा जाता है ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन। क्या कहा जाता है, ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन। तो नाम को इसको जस्टिफाई भी करते हैं। ऑब्जर्व प्रोपोर्शन जब तुमने निकाला x अपॉन n करते हुए 43 अपॉन 150, 43 आउट ऑफ 150 घरों में ऐसा मिला, तो 0.287 आता है। परसेंटेज के टर्म में अगर बात करूं तो 28.7% ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर सच वेयर 3 और मोर सेल फोन्स वर देयर। ठीक है, 28.7% घर ऐसे थे, ठीक है, जिसमें आपको 3 या 3 से ज्यादा मोबाइल मिले। फाइन, तो ये क्या है, 28.7%, दैट इज ऑल्सो अ प्रपोर्शन।
क्वेश्चन में क्या था 30%, दैट वाज आल्सो अ प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज के टर्म में कोई भी चीज आपको दी जाती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन भी लेकिन देखा जाए तो दो तरीके के इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन में दिया था और एक जो आपने कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन वापस देखो, ये देखो व्हाट इज दिस, ये 30%, 30% क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस 30%, क्या बोला था मैंने थोड़ी देर से इसको, 30% इज नथिंग बट अ प्रपोर्शन जिसके आसपास में क्लेम बनाया जा रहा है। ठीक है, इट इज अ प्रपोर्शन जिसके आसपास में क्लेम बनाया जा रहा है। कस्टमर ग्रुप सोचता है कि 30% ऐसे घर है, कंपनी सोचती है कि ऐसे घर 30% नहीं है, राइट, दिस इज अ प्रपोर्शन। तो ये तो एक बात हो गई, ये एक तरीके का प्रपोर्शन हो गया। अब कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, हटाओ सबको, मैं जा रहा हूं बाहर ढूंढने, 150 घरों की जांच करी, 150 में से 43 घर उस प्रकार के पाए गए, उसका जब रेशो निकाला 43/150, तो वो जो आया 28.7%, व्हाटएवर इट वाज, दैट इज आल्सो अ प्रपोर्शन। तो अब मेरे पास दो प्रकार के प्रपोर्शंस, एक 30% जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई थी, एक 28.7% जो कि सैंपलिंग करके निकाला गया है, राइट। इन दोनों प्रपोर्शंस के स्टैटिस्टिकली अपने अपने नाम है। एक को क्या कहा गया है, ऑब्जर्व प्रपोर्शन। ऑब्जर्व मतलब द वन विच हैज बीन कैलकुलेटेड, मार्केट में बाहर निकले 150 घरों को ढूंढा, वहां से जो काउंट निकल के आया उस प्रपोर्शन को ऑब्जर्व प्रपोर्शन, राइट। इसके अलावा जिस प्रपोर्शन की बात क्वेश्चन में की गई है, ठीक है, 0.3, उसको क्या कहा है, उसको कहा है हाइपोथेसाइज्ड प्रपोर्शन। हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसाइज्ड प्रपोर्शन इज दैट व्हिच हैज बीन कोटेड इन द क्वेश्चन। ठीक, अब इनके अपने अपने नोटेशंस, वो नोटेशंस क्या है, ऑब्जर्व प्रपोर्शन जो बनाया गया है सैंपल के जरिए उसको डिनोट किया गया है P डैश, राइट, और हाइपोथेसिस में जो प्रपोर्शन आपने यूज किया है उसको डिनोट किया गया है P नॉट। ठीक है, दो अंतर मैंने बता दिए हैं क्योंकि फॉर्मूला उस पर बेस्ड है, इसलिए तुमको ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। So there was one question in which a proportion was involved. That proportion is called as proportion of hypothesis, जिसपे hypothesis started है, उसको इस पूरे कैलकुलेशन में किससे डिनोट किया है, P नॉट। ठीक है, उसकी जांच करने के लिए मार्केट में जाकर सैंपल के जरिए जो प्रपोर्शन बनाया 43/150, राइट, 0.287, दैट प्रपोर्शन इज कॉल्ड ऑब्जर्व प्रपोर्शन। अब P नॉट को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड Q नॉट, और Q नॉट क्या होता है, 1 माइनस P नॉट, लीव दिस 1 माइनस P नॉट। तो 1 माइनस P नॉट मतलब 1 माइनस 0.3, दैट विल गिव यू 0.7। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचे, ये फॉर्मूला लगाने के लिए आप एलिजिबल हो गए। फॉर्मूला के एक एक नोटेशन पे ध्यान दो, P डैश इज ऑब्जर्व प्रपोर्शन 43/150 जो भी आएगा 0.287, then minus P naught, the proportion involved in the hypothesis. What was that? 30%, 0.3. Fine. Whole upon under root of, फिर वही multiplication of P naught, which is 0.3 into Q naught. अब Q naught क्या है? 1 minus P naught, which is 0.7. Whole upon the size of the sample that you have taken, 150. Fine. So this way we are doing the calculation and it is giving me minus of 0.347 as the value. This is the way, this is the formula of Z distribution, Z statistic, which you will use when the hypothesis is quoted in terms of proportions. And taking this value there with that graph indicates that 0.347, the calculated value of Z, is since lying within the acceptance region. That's why null got accepted, alternate got rejected. Null got accepted का मतलब ये हो गया है, the claim got rejected. H naught में आपने जो भी लिखा था वो accept हो गया। तो आपने उसमें लिखा था the proportion of household having 3 or more cell phone is 30%. P is equals to 0.3 लिखा था null में, वो accept हो गया। The claim is rejected. Claim जो है that got rejected.
So this way we check the hypothesis where the proportions are involved. And after that, we need to start this. After Z distribution, we need to see T distribution. पर मैंने लास्ट टाइम तुमसे क्या कहा था, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के जितने केसेस में देखूंगा उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगी वो मोनोटोनस रहेंगे. Every time we need to draft null and alternate. Every time we need to see level of significance. Every time we need to calculate some statistic. Every time we need to go for a conclusion whether null is accepted or the alternate. कौन accept हुआ और कौन reject. लेकिन हर एक टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है on the basis of the condition which is involved in the situation. जैसे अगर हम Z टेस्ट की बात करें तो जस्ट टू समराइज हमने जितने केसेस देखे उसमें शुरुआत करी थी विद द केस वेयर द सिंगल सैंपल वाज इन्वॉल्व, वन सैंपल टेस्ट. फिर हम गए थे टू सैंपल टेस्ट. ठीक है, टू सैंपल में भी हमने देखा था द केस वाज इंडिपेंडेंट सैंपल्स, द केस वाज ऑफ पेयर्ड सैंपल्स. फिर हम गए प्रोपोर्शंस. और इसी पूरी दुनिया में टू टेल भी आ सकता है और वन टेल भी आ सकता है. दो पॉसिबिलिटीज है, वो वन टेल टू टेल कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जनरेट हो सकता है. ठीक, so these are some tests which are connected with Z, and then similarly we need to perform a study for T test as well. And ये डायग्राम भी देख ही लो जाते जाते हैं. ठीक है, टी अगली बार शुरू करेंगे. और ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जो हमें ये बता, अभी इसके अलावा भी और टेस्ट हैं, ये केवल सी और टी के बीच में चलती बात. ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो, ऊपर देखो कहां से शुरुआत हुई है कहानी. द स्टोरी स्टार्ट्स विद सैंपल साइज, कि जो भी सैंपल इन्वॉल्व है उसका साइज क्या है ना. इफ दैट साइज इज ग्रेटर देन 30, जो कि अभी तक के हमारे सारे केसेस में था जो हमने लिया था, राइट. So if the size is greater than 30, then I'll go with Z test. If the size is less than 30, then I'll go with T test. तो अगली बार ये वाला पूरा डायमेंशन कवर करना है हमें. अभी तक हमने ये वाला डायमेंशन राइट हैंड वाला जो है ये कवर किया. फाइन. इसमें भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आगे जाके फिर ये बोला जाता है कि सैंपल डेटा जो है वो है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप सैंपल डेटा मतलब है कि नहीं, सैंपल डेटा कितना है, कितने सैंपल के आपको लेकर आप बात कर रहे हो. अगर सैंपल एक है वन, तो उस केस में आप क्या अप्लाई करते हो, वन सैंपल Z टेस्ट जो हमने सबसे पहले अप्लाई किया. इसके अलावा सैंपल अगर दो है तो उस केस में आप नीचे आते हो. फाइन. और इसमें फिर ये बोला जाता है कि सैंपल फिर इंडिपेंडेंट है क्या. अगर इंडिपेंडेंट है तो टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट लगता है. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, पेयर्ड है, तो उस केस में टू सैंपल पेयर्ड टेस्ट लगता है. ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. इनफैक्ट इसमें प्रोपोर्शन लिखा नहीं है, वो भी हमने देख लिया. तो दिस होल ब्रांच वी ऑलरेडी कवर्ड. अभी इसकी बात करनी है नेक्स्ट टाइम. और जब ये Z और T कवर हो जाएगा तो उसके बाद में फिर वो F भी आएगा, chi स्क्वायर भी आएगा, अनोवा भी आएगा, वो सब स्टोरी है उसके बाद. ठीक है, चलो चलो. Oh, sim.